Assalamu alaikum. I welcome you all in this beautiful session of mechanical properties of solids. And this chapter is going to be one of the important chapters as per the weightage of meat and JEE is concerned. अगर हम पिछले 2-3 सालों की बात करेंगे, अगर हम 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 की बात करेंगे तो हमें हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है तो 2020 में यानी कि 2020 में इसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे, फिर 21 में कोई नहीं, और देन आफ्टर वी आर सीइंग अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। और अगर हम जेई की बात करेंगे तो हर साल हमें लगभग 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है और प्रोबेबली एक वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस यहां से हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस चैप्टर के सिलेबस की बात करेंगे तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, देन आफ्टर विल बी सीइंग हुक्स लॉ, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में और कुछ मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे। और इसमें हमें देखना है, अगर हम देखेंगे अगर हम इसमें सिलेबस देखेंगे तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा आएगा दैट्स स्ट्रेन स्ट्रेस, सेकंड विल बी योर व्हिच कैन कंबाइन द टू, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम 2 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ही कवर करेंगे। और दूसरा हमारे पास आएगा इसमें हुक्स लॉ, एंड देन वी विल बी कमिंग टू स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन करो, स्ट्रेस स्ट्रेन करो। और उसके बाद हमारे पास इलास्टिक मॉड्यूल है, इसके बाद टॉपिक, और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन पार्ट इसका रहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन हमें इन 2 को कंबाइन करके मिलता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और सिलेबस भी बहुत कम है। विद इन 3 to 4 लेक्चर्स हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, विद 20 to 30 क्वेश्चंस हम इसमें करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज, ऑल विल बी डिफरेंट इंशाल्लाह। सो लेट्स बिगिन। चलिए, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, दिस चैप्टर दैट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो कभी कभार हम इसमें नाम इसमें 1-2 आ जाते हैं। एक तो इसमें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स से एक सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए बेस बन जाता है, ठीक है। तो चलिए जी जरा देखते हैं। लेट्स कंसीडर अ स्प्रिंग। हमने एक स्प्रिंग को कंसीडर किया, ठीक है बेटे, हमने एक स्प्रिंग को कंसीडर किया एंड आई एम अप्लाइंग अ फोर्स P ऑन दिस स्प्रिंग। मैं इस स्प्रिंग पे एक फोर्स लगा रहा हूं जिसको मैंने नाम रखा P। तो होगा क्या, एक सिंपल सा चीज हम देखेंगे कि यह स्प्रिंग इलोंगेट होगी विथ एन अमाउंट लेट्स से डेल्टा एक्स, और मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू K डेल्टा एक्स। इतना तो हमें आता है ना। मुझे एक प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है, उसके लिए मैंने एग्जांपल ली कि मैंने एक स्प्रिंग लिया, उस पर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से स्प्रिंग एलोंगेट हुई, और जब मैं फोर्स को रिमूव कर रहा हूं, व्हेन आई एम रिमूविंग द फोर्स, दिस स्प्रिंग, जब मैं फोर्स को रिमूव कर रहा हूं, नाउ आई एम रिमूविंग फोर्स P। जब मैं फोर्स P को रिमूव करूंगा, दिस स्प्रिंग will come back to its original position।
or original shape. The spring will come back to the original position or original shape. This property is called as elasticity. मैं बोलूंगा elasticity वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की by which this material tends to regain its original shape after removing the force. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिखूं, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which it tends to regain its original shape and original shape when the force applied on it is removed. तो इलास्टिसिटी हमें एक प्रॉपर्टी है इसमें, जो कि हमारा एक बेसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, जहां पे एक मटेरियल जब हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं P and that material gets deformed. That material gets deformed. That means this material is changing its shape or size because of the applied force. Okay, because of applied force, the shape or the size of the material gets changed, and the property by which this material regains its property, regains its shape or size is called as elasticity. अगर मैं बात करूंगा एक बॉडी की, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बॉडी है which is a deformable बॉडी. तो डिफॉर्मेबल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी. इफ आई अप्लाई अ फोर्स F ऑन दिस बॉडी, तो इस बॉडी में होगा क्या? दिस बॉडी विल गेट डिफॉर्म लाइक दिस. लेट्स सपोज द डिफॉर्मेशन इज लाइक दिस. Now, after removing the force, if this body comes back to its original position, such a body is called as elastic body. Such a body is called as elastic body. The body which regains its original shape is called as elastic body. क्या आपको दो चीजें समझ में आई? पहली चीज elasticity. Elasticity is the property by which a body regains its original shape when the applied force is removed. और जो बॉडी elasticity शो करे उस बॉडी को हम elastic body कहते हैं. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इस चैप्टर में एक बात बहुत ही क्लियर है, द बॉडीज विच वी आर कंसिडरिंग और वी आर स्टडीइंग आर सिंपली elastic bodies, or we can say they are the deformable bodies. अभी तक हमने जो मैकेनिक्स में पढ़ा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, रोटेशन में पढ़ा, हमने वहां पे रिजिड बॉडीज ली. रिजिड बॉडीज में क्या होता था? अगर हम उनमें फोर्स लगाते थे वो डिफॉर्म नहीं होती. दे डोंट नॉट चेंज देयर ओरिजिनल शेप. उनमें एक्सेलरेशन आ जाती थी. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स सपोज दैट इफ वी हैव दिस एज अ रिजिड बॉडी. अगर हमारे पास एक रिजिड ब्लॉक है, दिस इज अ रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी में क्या? रिजिड बॉडी में अगर हम इसमें शेप चेंज देखेंगे, शेप चेंज नहीं होगी. नो चेंज इन शेप. कोई शेप में चेंज नहीं आएगी. सो इफ आई अप्लाई अ फोर्स, अगर मैंने एक फोर्स इस पे लगाया, ठीक, तो दो चीजें हो सकती है. या तो ये बॉडी मूव करेगी, है ना, दैट्स F इज इक्वल टू ma.
या तो ये बॉडी ड्यू टू इनर्शिया वहीं पे रहेगी, फोर्स विल बी नॉट सफिशिएंट टू मूव। ओके, नाउ इफ आई एम टेकिंग अ डिफॉर्मेबल बॉडी, अगर मैं एक बॉडी लूंगा जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है, बेसिकली रिजिड बॉडी डू नॉट एग्जिस्ट, कोई रिजिड बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, डिफॉर्मेबल बॉडीज ही होती है। नाउ इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, पहली बात ये बॉडी डिफॉर्म होगी, ये बॉडी डिफॉर्म होगी, इसमें सिट्रस आएगा, इसमें सिट्रस आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो इन दो टर्म्स को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। चलिए जी, चलिए इतना हमें समझ में आ गया, ठीक। नाउ लेट्स सपोज कि मैंने एक लंप ऑफ मड लिया, ठीक है, लेट्स से दिस इज मड, chocolate color is not available, let's take this as mud. अब suppose this is mud and now I am applying a force on this mud, और मैं मड पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक। अब होगा क्या इसकी वजह से, तो ये मड, चलिए अगर हम इसकी आइडेंटिकल ही लेंगे, लेट मी पेस्ट इट हियर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस मड में एक कैविटी क्रिएट होगी, है ना, इसमें एक क्रेविटी क्रिएट होगी। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप क्ले लेंगे, क्ले में ऐसे उंगली डालेंगे तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसमें एक होल या कैविटी क्रिएट होती है। तो दैट इफ यू विल रिमूव ऑफ फोर्स, वो कैविटी बढ़ती ही नहीं है, दैट कैविटी डज नॉट रिगेन इट्स शेप और दैट बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स शेप, सच बॉडीज आर कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडीज। जो after applying force on such bodies, they do not regain their shape. Such bodies are called as plastic bodies, and the property by which these bodies do not regain their shape is called as plasticity. चलिए जी, such this property is called as plasticity. So plasticity is the property of a body by which it do not regain its shape. दोनों करेक्टर हमें बॉडीज में मिलते हैं। चलिए जी आगे, नाउ लेट्स कम टू, नाउ दिस वाज द बेस। तो हमें बॉडीज का समझ में आया कि बॉडीज बेसिकली तीन टाइप्स की होती है। वन इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी, है ना, अनदर इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडीज, and third we have the plastic body. Basically this plastic and elastic bodies exist in this world and other bodies do not. Okay, this is the rigid body do not exist in the world. This is an assumption we are taking to simplify our calculation and all the understandings. Now let's begin with our citrus. चलिए, सिट्रस क्या होता है? तो बहुत ही कॉमन टर्म है नवाडेज कि उसे सिट्रस है, इसे सिट्रस है, इसको बहुत ही कॉमन टर्म है। तो क्या होता है भैया सिट्रस? देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फील आए सिट्रस की। लेट्स सपोज कि आप में से कोई बच्चा है, ठीक है, लेट्स सपोज उसका नाम ए है और हमने दो बच्चों को लिया, ठीक है, बच्चा बी और बच्चा ए, ठीक है। इसके जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं और इसके लीनियंट, ठीक है, नॉट स्ट्रिक्ट। वो बच्चे ए को ना तो वो कहीं घूमने देते हैं ना तो कुछ करने देते हैं, सो और पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल रहे हैं, तो बच्चा ए बोलता भाई मैं स्ट्रेस में हूं, ठीक है। और बच्चे बी को कोई टेंशन नहीं है, भाई घूमने भी जाओ, सब कुछ करता है, ठीक है, तो बोलता भाई मुझे तो है ही नहीं स्ट्रेस। तो आया कैसे ये स्ट्रेस? पहली बात आया तब जब रिस्ट्रिक्शन हुई,
आया तब जब क्या हुई भैया, सिट्रस कैसे आया, जब रिस्ट्रिक्शन हुई। जब रिस्ट्रिक्शन हुई तो बच्चे में सिट्रस आया। तो मटेरियल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जब रिस्ट्रिक्शन आती है तो ही सिट्रस आता है, वरना नहीं। ठीक है, जब रिस्ट्रिक्शन आती है तो ही सिट्रस आता है, वरना नहीं। ठीक, मतलब देखिए फिलहाल के लिए 10 मिनट के लिए आप एक चीज याद रखोगे कि सिट्रस तभी आएगा, सिट्रस विल कम इनटू पिक्चर only if strain is restricted। ठीक है बेटे, फिलहाल के लिए आप स्ट्रेन पे ध्यान नहीं देंगे, फिलहाल आप ये याद रखेंगे ये पॉइंट कि सिट्रस तभी आएगा जब स्ट्रेन पे रिस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, तो अगर हम लेट सपोज अगर हमने एक बार लिया, ये बेटे बार लिया एक, ठीक, इस बार को एक तरफ से फिक्स कर दिया। ठीक है, आई विल फिक्स दिस बार फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से मैंने इसको फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ से मैंने इस पे एक फोर्स P अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक फोर्स P अप्लाई कर दिया तो होगा क्या, होना तो ये चाहिए था कि जितना हमने पढ़ा P इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, लेकिन एक तरफ से फिक्स है तो ये ऐसे जाने नहीं देगा, जब जाने नहीं देगा तो खिंच जाएगा, है ना। अगर इसकी लेंथ L है, ओरिजिनली जब हमने इस पे लोड लगाया तो ये हमने देखा है कि अगर हम एक तार लेंगे, वायर लेंगे और उसको खींचेंगे, दो तरफ से खींचेंगे तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है ना, उसकी लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, और अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो कुछ लेंथ वापस भी आती है, एनी टाइम कुछ लेंथ वापस भी आती है, अगर हमारा फोर्स इतना ना हो कि वो उसको परमानेंटली डिफॉर्म करेंगे। सारी चीजें हम देखेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मुझे आपको सिखाना है सिट्रस क्या होता है। मैंने आपको बोला कि सिट्रस तभी आता है पिक्चर में अगर हम स्ट्रेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे। ठीक है, तो सिट्रस सीखने के लिए हमें अब पहले क्या सीखना है, स्ट्रेन, है ना। तो स्ट्रेन भैया क्या होता है, मैंने एक बीम लिया, बीम बार लिया या रॉड ली, रॉड पे मैंने एक तरफ से इसको बंद कर दिया, हिंज कर दिया, दूसरी तरफ से मैं उस पे फोर्स P लगा रहा हूं। लेट सपोज मेरे पास स्टाइलर है, स्टाइलर को एक तरफ से मैंने बंद कर दिया और दूसरी तरफ से मैं इस पे फोर्स P लगा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो इस स्टाइलर पे जब मैं फोर्स P लगा रहा हूं, यहां से ये बंद है तो मूव हो नहीं रहा है। ठीक है, तो फोर्स की वजह से इसमें चेंज इन लेंथ आ जाती है। ठीक है, चेंज इन लेंथ आ जाती है कुछ, लेट सपोज कि इतनी लेंथ चेंज हो गई। ठीक है, लेट सपोज डेल्टा एल। ठीक है, और मैं स्ट्रेन को डिफाइन करता हूं दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। असल में जो इसकी डेफिनेशन है स्ट्रेन की डेफिनेशन है चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। जब हम स्ट्रेन को अलग से लेंगे, इस टाइम तो मुझे आपको सिट्रस समझाना है, तो इसलिए यहाँ पे टर्म आ गई थी स्ट्रेन, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रेन का बोल दिया। जब हम स्ट्रेन को अलग से लेंगे तो उस टाइम में ये डायमेंशन वाला कंसेप्ट आपके लिए क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन था L, तो उसके लिए चेंज इन L डेल्टा L लिया हमने, और
डिवाइड कर दिया एल से, वो मैंने आपको बोला ये स्ट्रेन होता है, ठीक है। चेंज इन ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, कि ओरिजिनल लेंथ में कितनी चेंज हो गई तो द लेंथ, जिसकी इतनी लेंथ थी तो उसको मैंने स्ट्रेन बोल दिया, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। अगर मैं इस ट्रेन को रुकाऊं, इसको मैं खींचने ना दूं, ठीक है, इसको मैं यहां पे यहां पे कहीं पे रुकाऊं, ठीक है, तब बॉडी में स्ट्रेस आता है। क्या आता है बॉडी में? स्ट्रेस। और स्ट्रेस को मैं डिफाइन करता हूं, स्ट्रेस को मैं डिफाइन करता हूं इंटरनल फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। नीचे मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है, दैट स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस और रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो बेटा होगा क्या, जब मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, क्या किया मैंने बॉडी पे? फोर्स अप्लाई, ठीक, मैंने इस बॉडी में फोर्स अप्लाई किया, ठीक, लेट्स सपोज दिस इज आवर बॉडी, ठीक है। अगर ये हमारी बॉडी है, मैंने इस पे फोर्स P लगा दिया, ठीक है, और मैं एक सेक्शन ले रहा हूं, ठीक, ये वाला मैं सेक्शन ले रहा हूं, लेट्स सपोज एन एंड डैश, ठीक है। अब जब मैं सेक्शन ले रहा हूं इस बॉडी का, ठीक है, लेट्स एड एंड स्लाइड, ये मैंने बॉडी ली, ये मैंने एक लेट्स से बीम लिया, रॉड ली, कुछ भी, ठीक है, इस पे मैंने फोर्स P अप्लाई कर दिया। अब मुझे यहां पे देखना है कि इसमें अंदर से कितना फोर्स आ रहा है ना, तो इस पे अंदर से कितना फोर्स आ रहा है, ठीक। तो मैंने एक सेक्शन किया एन एंड डैश, तो मैं अगर एन डैश को बनाऊं यहां पे, तो क्या ये कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना, यहाँ पे फोर्स P। देखिए, अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर इस बॉडी को मूव नहीं होना है, तो इसको कुछ फोर्स यहां से डेवलप करनी पड़ेंगे जो कि बराबर होंगे, लेट्स से P1, P2, P3 और P3 और एंड विल टेक इट सो ऑन अप टू Pn, ओके। यहाँ पे मैं 3 दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब अगर इसको फॉर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस बॉडी को P बराबर होना चाहिए समेशन ऑफ P I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है बेटे। फॉर ए होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक बॉडी, चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक बॉडी कौन सी बॉडी होती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पता होता है इंसान को, लेकिन मैं फिलहाल होमवर्क रख रहा हूं। एक होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक कम्युनिटी पोस्ट में मैं 1-2 दिन में इसकी डेफिनेशन भी डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा फिर, या मैं दूसरे सेक्शन में इसकी डेफिनेशन भी लूंगा। फिलहाल के लिए ये आपके लिए असाइनमेंट है। होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक बॉडीज के लिए P1 is equal to P2 is equal to P3 so on up to Pn, ठीक है। Let's suppose this is F, it implies n times of F is equal to P, है ना, and F is equal to P by n, ठीक है। अगर n पॉइंट है हमारे पास, तो उस हिसाब से F is equal to P by n, ठीक है, that's force on each point। और एक बात मैं बताता चलूं आपको कि सिट्रस जो हमारे पास है, द सिट्रस इज अ पॉइंट फिनोमिनन। सिट्रस बेसिकली एक पॉइंट फिनोमिना है, कहिए भैया, citrus is a point phenomena. It means that if we want to calculate citrus, we need to calculate at a point, at this point, at this point। क्योंकि बॉडी होमोजेनस और आइसोट्रॉपिक है तो हर जगह सेम होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। अब सिट्रस हमने डिफाइन किया कि इंटरनल फोर्स हमने यहां पे निकाला है ना, n times of F, that's we are summing all this
ऑल द रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ ईच पॉइंट, है ना। ये वाला पॉइंट P1 रेजिस्टिंग फोर्स कर रहा है अगेंस्ट P, ये वाला फोर्स P2, ये वाला फोर्स P3। ये कैसे रेजिस्टिंग फोर्सेस आते हैं इसमें वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए रेजिस्टिंग फोर्स P1 P2 P3। और मैंने बोला कि होमोजेनस और आइसोट्रोपिक बॉडीज के लिए सारे सेम होते हैं। जब सारे सेम हो जाते हैं तो NF इज इक्वल टू P, ठीक है। और मैं डिफाइन कर सकता हूं कि स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, is equal to P by A, that's A is the area of cross section, this area, ठीक है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? दैट्स इंटरनल फोर्स एक बॉडी में कितना आया ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, जितना हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उस वजह से इंटरनल फोर्स कितना आया। देखिए कभी कभी ये सेम भी हो सकता है। इन दिस केस जो हमने एग्जांपल ली, सिंपलेस्ट एग्जांपल, उस केस में हमारा P और इंटरनल फोर्स सेम ही आ गया, है ना। लेकिन कभी कभार ये डिफरेंट हो सकता है। जहां पे डिफरेंट होगा वहां पे मैं आपको बता सकता हूं ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सेक्शन मेथड से हम जाते हैं जो आपकी फिलहाल काम का नहीं है, ठीक है। सेक्शन मेथड से हम जाते हैं, मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन उस पर हम शायद ही कोई एग्जाम्पल करें, फिलहाल स्ट्रेस को हमने डिफाइन किया, दैट्स इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन फॉर्मूला पे जाऊं, तो P इज फोर्स, दैट्स M1, चलिए जी कलर में दूसरा ले लेता हूं, दैट्स M1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया L2, ठीक है। तो हमारी नेट डायमेंशन फॉर्मूला M1 L माइनस 1, ठीक है, एंड T माइनस 2। सर जी ये तो प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला है, क्या ये प्रेशर है? क्या स्ट्रेस प्रेशर है? अरे फॉर्मूला भी तो सेम ही है, फोर्स बाय एरिया। क्या स्ट्रेस प्रेशर है? एक क्वेश्चन है हमारे पास, इज स्ट्रेस प्रेशर, सॉरी, इज स्ट्रेस प्रेशर, क्वेश्चन है क्या स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर को अगर हम ले, क्या ये दो सेम ही है? क्या ये डिफरेंट इसमें कुछ अलग अलग है कि एक ही है? तो हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं इसको अगर ये एक ही है आपके हिसाब से? चलिए इस चीज को हम देख लेते हैं। चलिए यहां पर मैं एक स्लाइड को ऊपर ले जाता हूं ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊं। चलिए जी, प्रेशर वर्सेस स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस, ठीक है जी। चलिए जी, अगर हम प्रेशर की बात करें तो क्या है प्रेशर? प्रेशर को हम P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, चलिए जी मैं आपको बताता चलूं कि जो फोर्स है इसमें, दैट्स एक्सटर्नल फोर्स। हियर दिस फोर्स इज बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स। ये वो फोर्स है जो हम एक बॉडी पे लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। दूसरी बात, एरिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही होगा, है ना, जिसपे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो परपेंडिकुलर एरिया, ठीक। चलिए इतना तो ठीक है फिलहाल। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमने N बाय A लिखा था, ठीक है। हियर N इज द इंटरनल फोर्स। तो मैं कह सकता हूं कि बेसिकली सॉरी, बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज बेसिकली अ रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया,
रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर जो है दैट्स और एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, और वी कैन से नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में है। डायमेंशन फॉर्मूला इनकी सेम है। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक टेंसर क्वांटिटी है। चलिए जी, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा कि टेंसर होता क्या है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा दूसरे लेक्चर में, लेकिन फिलहाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए कि टेंसर होता क्या है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कमेंट्स आती है। ठीक है, तो अगर हमें ऑब्जेक्टिव में आए कि सिट्रस कौन सी क्वांटिटी है और वहां पे टेंसर का ऑप्शन हो, तो हम डायरेक्टली टेंसर को टिक करेंगे, और अगर वहां पे टेंसर नहीं हो तो हम स्केलर्स के साथ ही जाएंगे। ठीक है बेटे, चलिए जी, चलिए फिलहाल इतनी डिफरेंस काफी है आपको ये समझाने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। चलिए फिलहाल हम एक क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली इस पे हमारे पास दो क्वेश्चन है इस सिंपल सी एक डेफिनेशन पे। फिलहाल हम ये एक देख लेते हैं, इस फ्रॉम एनसीईआरटी पार्ट वाइज मैंने लिया है इसको। A steel, a structure, a structural steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1 meter. A 100 kilonewton force strikes it along its length. ठीक है, तो हमें इस पे स्ट्रेस बोलना है, स्ट्रेस कितना आया है। ठीक है, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी में पार्ट इसमें दिए हैं बहुत सारे, वो हम धीरे धीरे करेंगे जब तक हम जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो पार्ट्स भी हम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, इसमें आप ट्राई मार दीजिए। जब तक आप ट्राई मारेंगे, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं, उसके बाद हम चलिए जी, फिलहाल आप ट्राई मार दीजिए। इसमें फिलहाल आप ट्राई मार दीजिए, तो उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ठीक है, 30 सेकेंड से आपके पास। चलिए आप पॉज करके ट्राई कर दीजिए, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। चलिए चलिए देखिए जरा, हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, रॉड पे हमने फोर्स 100 किलो न्यूटन से अप्लाई किया है। ठीक है, लेट सपोज कि यहां से भी हमने 100 किलो न्यूटन से अप्लाई किया है। तो अगर हम इसमें इंटरनल फोर्स देखेंगे, यहां पे सेक्शन कर दें, तो एक चाहे ये वाला सेक्शन आप लीजिए, चाहे ये वाला सेक्शन आप लीजिए, कोई सा भी एक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां से 100 और यहां से कोई भी सेक्शन, कोई भी फोर्स हम एन लेते हैं, तो एन बराबर हो जाता है 100, यानी कि इंटरनल फोर्स 100 आ गया है ना। तो हम यहाँ पे 100 किलो न्यूटन, ठीक है बेटे, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया है ना, दैट्स और पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे लग रहा है लैग हो रहा है कुछ, इज इट लैगिंग? चलिए ठीक हो रहा है अब। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए पाई इंटू आर के बदले 10 mm। ठीक है, यहां पे 10 mm, इट मींस दैट 10 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 2 मीटर हो गया ये नट का स्क्वायर। ठीक है, 10 mm इज इक्वल, अगर मैं यहां पे आपके लिए लिख दूं 1 mm इज इक्वल टू 10 रेज्ड पावर माइनस 2 मीटर, तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो एरिया हमारे पास a इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज्ड पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा हमारे पास निकल के आएगा। अगर हम इसमें कैलकुलेशन देखिए, किलो न्यूटन के बदले आप लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 न्यूटन
ठीक है, यहां पे आएगा अपना मीटर स्क्वायर, है ना, यूनिट। तो काट कूट के क्या ही आएगा भैया, 3.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये आएगा अपना 10 टू द पावर ऑफ 2 टू द 4, तो ये आएगा लगभग 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, क्या इतना आपको समझ में आ गया? चलिए जी, ये इसका आंसर था। ठीक है, चलिए जी, इतना इसमें फिलहाल के लिए काफी है। एक और क्वेश्चन था हमारे पास इसमें सिट्रस में ही, और ये वाला, इट्स प्रोबेबली फ्रॉम सिट्रस। चलिए जी ठीक है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2019 में, मेंस शिफ्ट 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया कि a steel wire has a radius of 2.0 mm carrying a load, ठीक है, carrying a load of 4 kg is hanging from a ceiling, given that g is equal to 3.14 pi meter per second square, what will be the tensile stress that would be developed in the, फिलहाल आप टेंसाइल को भूल जाइए, फिलहाल आप स्ट्रेस कैलकुलेट कीजिए, टेंसाइल हम इसमें कर देंगे। चलिए जी, देखिए हमने इसमें देखा था कि स्ट्रेस बराबर होता है एन इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर मैं एक वायर को, अगर मैं इसका जूम सेक्शन लूं, तो लेट सपोज ये एक सीलिंग है और उसमें हमने एक वायर को लटका दिया, ठीक है, और वायर का मास हमें कैरिंग या लोड, एक लोड वायर पे लगा हुआ है, ठीक है, जो कि 4 kg का है। तो अगर हम इसको फोर्स में कैलकुलेट करेंगे, दैट्स मास इंटू 4 इंटू जी, ठीक है ना, वेट किसके बराबर होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है, एम जी। तो 4 kg का मास और जी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जी की वैल्यू हमें ये वाली लेनी है, ये बेटे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम जाएंगे और एरिया अगर हम चलिए जी, तो यहां पे अगर हम इस पे देखेंगे तो डायरेक्टली यहां पे 4 जी का फोर्स आ रहा है ना, दैट्स योर 4 जी डिवाइडेड बाय एरिया, इसमें कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे अब? तो अगर आप डालेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 पाई डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर के बदले दैट्स 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। चलिए पाई पाई चला गया, तो अगर आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पार्ट नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, कैलकुलेशन में आप पे छोड़ देता हूं, तो इसकी मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, या आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कंटिन्यूअसली नोट्स मिलते रहेंगे जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है बेटा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। चलो स्ट्रेस, अच्छा चलो थोड़ा सा हम इसमें और कर देते हैं, तो यह सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने स्ट्रेस को आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है बेटा, और स्ट्रेस को हमने अब अच्छे से सीखा कि स्ट्रेस इज बेसिकली इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन स्ट्रेन इज रिस्ट्रिक्टेड। और अगर हम देखेंगे स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस की असल में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस एंड अनदर इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस। दोनों को मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस तब आता है जब हमारा फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और रॉड का ये वाला एरिया है ना, अगर मैंने इस पे एक फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक है,
तो दिस फोर्स P और F और एनीथिंग दैट्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर है ये। तो इस टाइम पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, जो हमने केसेस देखे थे, दे आर ऑल नॉर्मल स्ट्रेसेस, इस टाइम पे सिग्मा इज इक्वल टू एन अपॉन, ठीक है बेटे, ठीक, जो भी हमने अभी तक केसेस देखे समझने के लिए स्ट्रेस के, जब हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने स्ट्रेस पे किए हैं, वो देवर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। चलिए, नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर डिवाइड होता है दो में, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज कॉल्ड एज टेंसाइल stress, another is called as compressive stress। चलिए, पहली बात, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है फोर्स की। एक, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ दिस इज द रॉड वी हैव, ओके, और ये अपना एरिया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो अगर मैंने इस पे फोर्स लगा दिया अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल, इस टाइम पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर मैं एक ऐसी ही रॉड यहां पे ले रहा हूं एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स, इस टाइम पे जो फोर्स अप्लाई होगा इस टाइम पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी एज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है बेटे, ठीक है, देखिए, शियर स्ट्रेस तब आता है जब फोर्स इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। शियर स्ट्रेस तब आता है बेटे जब फोर्स इसको मैं बंद कर देता हूं, मैं सैमसंग नोट्स इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, जब फोर्स अपना जो है, फोर्स इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उस टाइम हमारे पास शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं एक ब्लॉक ले रहा हूं, ठीक है, आई एम टेकिंग अ ब्लॉक लाइक दिस, ओके, चलिए मैं इसको इस टाइप से फिक्स कर देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है, और मैंने एक फोर्स इसके एज पे लगा दिया, which is this is the area and this force F और force P is parallel to the cross sectional area। और इस टाइम पे बॉडी कुछ, चलिए लेट मी टेक अनदर कलर फॉर दिस, बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगी, है ना, एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगी बॉडी में, ठीक। इस टाइम पे ऐसा स्ट्रेस जब फोर्स पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, एंड दिस शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय टेन ऑफ थीटा, और कभी कभी हम इसे डायरेक्टली थीटा भी बोलते हैं, जस्ट चेंज इन थीटा, बट आई विल बी एक्सप्लेन इट सेपरेटली। फिलहाल चलिए ये आप भूल जाइए, फिलहाल इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में अच्छे से देखते हैं और इस पे हम एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट टुडे, वी डोंट हैव अ क्वेश्चन फॉर दिस। हमारे पास और कोई क्वेश्चन है क्या? हुक्स लॉ, मुझे लगता था कि हुक्स लॉ तक हम जा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि स्ट्रेन इज एप्सिलॉन से हम इसको कभी कभार ये दैट्स चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो मैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से इसको लूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन हमें देखिए इसी का बी पार्ट है जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। तो अगर मैं इसको सोल्यूशन कर दूं तो हमने इसी क्वेश्चन का स्ट्रेस कैलकुलेट किया था, दैट सिग्मा इज इक्वल टू, वो कितना हमने किया था यार, 3.18 इंटू 10 रेज पावर 8, 3.18 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर पर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। चलिए हमें इस टाइम जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज वी नीड टू कैलकुलेट दिस स्ट्रेन, ओके, वी नीड टू कैलकुलेट दिस स्ट्रेन, ठीक। तो हम कैसे करेंगे स्ट्रेन को कैलकुलेट? एलोंगेशन हमें दी हुई है, एलोंगेशन इज इक्वल टू 1.58, ठीक है,
और ओरिजिनल लेंथ भी यहाँ पे दी हुई है, दैट्स एल, दिस इज योर एल, दिस इज योर डेल्टा एल। ठीक है, तो हम सीधा सीधा जा सकते हैं 1.59 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज 10 रेज टू पावर माइनस 2। इज इट 2 और 3? 10 रेज टू पावर माइनस 2 और 3? टेन रेज पावर माइनस 3। ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें ये यूनिटलेस आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर और यहाँ पे भी मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो ये अपना यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए जी, ठीक है। लेट्स वाइंड अप दिस सेशन हियर। चलिए, थैंक यू।